मैंने बहुत ही बेहतरीन एक डायग्राम बनाया हुआ है गोरखाओं के आगमन संबंधी, और इनसे रिलेटेड फैक्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहले एक डायग्राम से थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो गोरखाओं के बारे में मैंने चंद जब हमने पढ़े थे तो 1790 में मैंने आपको बताया था कि गोरखाओं का आगमन हो गया था, गोरखाओं का कुमाऊं में आगमन हो गया था। और गढ़वाल में कब हुआ इनका आगमन? 1804 के आसपास हुआ था। तो वही कहानी समझाने के लिए कुमाऊं में जब इन्होंने आक्रमण किया था वो किस प्रकार किया था, तो वही कहानी समझाने के लिए मैंने एक बेहतरीन डायग्राम बनाया आप लोग के लिए। तो इसको देखते हैं। तो गोरखाओं का कुमाऊं पर आक्रमण कब हुआ? 1790 में। उस समय कुमाऊं के राजा कौन थे? महेंद्र चंद जी थे। तो चंद वंश के बारे में जानकारी आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, कहानी बिल्कुल सीरियल वाइज चलेगी। और परमार वंश भी पूरा देखें। अब गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था इनका जगजीत पांडे और अमर सिंह थापा ने। अब इन दोनों ने दो मार्गों से हमारे कुमाऊं पर आक्रमण किया था। अब वो दो मार्ग किस प्रकार से आगे बढ़े उन्हीं को हम समझ लेते हैं। पहला दल जूलाघाट से गंगोली और सोर की तरफ बढ़ा था, और दूसरा दल बिसुंग से होते हुए अल्मोड़ा की तरफ आया था। तो गोरखाओं ने दो दलों में हम पर आक्रमण किया था। जो पहला दल था जिसने जूलाघाट, गंगोलीहाट और सोर की तरफ से आक्रमण किया, तो महेंद्र चंद ने इस दल को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। अमर सिंह थापा जी को गोरखा में हरा दिया था। लेकिन जो दूसरा वाला एरिया है काली कुमाऊं है, चंपावत वाला एरिया, काली कुमाऊं में लाल सिंह को गोरखाओं ने पूरी तरीके से हरा दिया था। तो महेंद्र चंद जी किसकी मदद करने के लिए? लाल सिंह जी की मदद करने के लिए चले गए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि गोरखाओं ने बहुत ही भयानक मारकाट मचाई हुई है। तो इस प्रकार हुआ क्या, महेंद्र चंद और उनके चाचा लाल सिंह ने गोरखाओं के भय से कोटा बाग नामक एक जगह है वहां पर इन्होंने शरण ले ली। 1790 में चैत्र माह में गोरखाओं ने चंदों की राजधानी अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। तो पूरी कहानी क्या है आप देख सकते हैं। 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था, जगजीत पांडे और अमर सिंह थापा जी ने किया था। इन्होंने आक्रमण दो मार्गों से किया। पहला दल जूलाघाट की तरफ से आक्रमण किया, जूलाघाट गंगोलीहाट की तरफ से, जबकि दूसरे दल ने अल्मोड़ा की तरफ से आक्रमण किया था। पहले दल को तो हमारे महेंद्र जी ने बहुत बहादुरी से हरा दिया था, लेकिन दूसरा दल था काली कुमाऊं में, लाल सिंह को इन्होंने हरा दिया था दूसरे दल ने, गोरखाओं के दूसरे दल ने। तो महेंद्र जी मदद करने के लिए चले गए अपने लाल सिंह जी की, लेकिन वो उनका विभत्स रूप, गोरखाओं का विभत्स रूप देख के डर गए थे। तो दोनों ने भागकर गोटाबाग में शरण ली, और 1790 में गोरखाओं का चंदों की राजधानी अल्मोड़ा में अधिकार हो गया था। अब ये सारी चीज़ें हमने फैक्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। तो बहुत ध्यानपूर्वक इन फैक्टों को आपने सुनना है और नोट्स ज़रूर बनाएं। ये नोट्स इतने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। आप एक बार बढ़िया से तैयारी कीजिए, हमसे लगातार जुड़े रहिए, आप डिफरेंस ज़रूर देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, वीडियो आप देखें सही है, किसी का वीडियो देखें बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी आपने खुद करनी पड़ेगी, खुद भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके फ़ायदा होगा। एक कमेंट में देख रहा था एक भैया का, वो कह रहे थे कि आपके नोट्स से काम हो जाएगा, अजय रावत पढ़नी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। अजय रावत आप पढ़ेंगे, बुक लेंगे, तो आपको ही फायदा होगा, आपको कहानी और बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। ऐसा नहीं है, मैंने पूरे बढ़िया तरीके से सारी कहानी को समराइज़ करके सारे नोट्स बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है। अजय रावत के साथ साथ अन्य पुस्तकों के नोट्स भी मैंने इसमें शामिल करे हैं। तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सब्जेक्ट और बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। और जो हमारा ये टारगेट बैच आने वाला है आगामी परीक्षाओं के लिए, उसमें मैं आपको हिंदी भी पढ़ाने वाला हूँ, डिटेल हिंदी, पूरी हिंदी बहुत बढ़िया तरीके से चैप्टर वाइज आपको पढ़ाई जाएगी और बहुत बढ़िया से समझाया भी जाएगा। तो अब गोरखाओं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, गोरखाओं ने सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ पर किया था? कुमाऊं पर किया था 1790 में। गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए हर्षदेव जोशी ने आमंत्रित किया था, ये भी हमने याद रखना है। गोरखाओं ने सर्वप्रथम कुमाऊं के चंद राजाओं पर आक्रमण किया तथा गोरखा सेना का नेतृत्व चौतरिया बहादुर शाह और जगदीश पांडे और अमर सिंह थापा ने किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा रण बहादुर शाह था, 1777 से 1804 तक ये रहा था, जबकि कुमाऊं के राजा महेंद्र चंद थे। और 1804 में रण बहादुर शाह के बाद जो अगला शासक बना था वो था विक्रम शाह, नेपाल यानी डोटी का। अगला पॉइंट देखते हैं। इस युद्ध के बाद महेंद्र चंद तथा उनके चाचा लाल सिंह ने भागकर तराई के हमारे कोटाबाग में शरण ली तथा गोरखाओं का अल्मोड़ा पर अधिकार हो गया था 1790 में। और जो गोरखाओं और चंद राजाओं का जो युद्ध हुआ था इसे हवलबाग का युद्ध भी कहते हैं। अब इसके बाद गोरखाओं ने कोशिश करी कि वे कहाँ पर भी आक्रमण करें, गढ़वाल पर भी आक्रमण करें। तो गढ़वाल पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो लंगूरगढ़ से आगे ही बिल्कुल नहीं बढ़ पाए थे। और एक रीज़न ये भी था कि उसी समय पे चीन का आक्रमण भी हो गया था नेपाल पर। तो गोरखाओं को क्या है, उनके राजा ने अपने देश वापस बुला लिया था। तो 1792 में यह युद्ध, यानी जो गोरखाओं और गढ़वाल के राजाओं के बीच हुआ था, यह युद्ध एक संधि के बाद समाप्त हुआ था, यानी लंगूरगढ़ की संधि हुई थी।
और इसके तहत क्या हुआ था, गढ़वाल के पवार शासक प्रद्युम्न शाह ने नेपाल की अधीनता स्वीकारी थी। यानी वे भी डर गए थे, भले गोरखा पूर्ण तरीके से नहीं जीत पाए थे। अगले पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1803 में गोरखाओं ने पुनः गढ़वाल पर आक्रमण किया और श्रीनगर वाला क्षेत्र अपने अधीन इन्होंने ले लिया था। अब आती है बात खुड़बुड़ा के युद्ध की। तो 14 मई 1804 में गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें पवार शासक हमारे प्रद्युम्न शाह जी मारे गए थे और संपूर्ण गढ़वाल पर गोरखाओं का अधिकार हो गया था। और गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था, अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया ने किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब तक शासन किया, 25 वर्ष शासन किया, 1790 से 1815। इसके बाद अंग्रेज आ गए थे और गढ़वाल पर भी लगभग इनका 10 से 10.5 साल शासन रहा था। और इनके शासन को, यानी गोरखाओं के शासन को क्या कहा जाता है, गोरख्याली कहा जाता है। गोरख्याली आपने याद रखना है। अमर सिंह थापा का एक पुत्र था रणजोड़ थापा, जिसे हमारे मौलाराम जी ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी है, दानवीर कर्ण की उपाधि दी है। अब इस सारे फैक्टर तो हमने देख लिए। अब अगर देखें गोरखाओं का हम पर यानी हमारे कुमाऊं पर या गढ़वाल पर आक्रमण करने का कारण क्या था, अगर कारण पूछा जाता है, सबसे पहला सामाजिक अव्यवस्था फैली हुई थी हमारे पूरे कुमाऊं पर। सामंतवाद पूरी तरीके से हावी था, यानी जनता पर बहुत भयानक तरीके से राजा और राजा के मंत्री बहुत अत्याचार करते थे। राज दरबार में भी अनेक प्रकार के गुट बनने लग गए थे। जैसे मेहराओं का अलग गुट था, फरतेयाल का अलग ग्रुप था, जोशी जो दीवान होते थे वे अलग अपना गुट बनाए हुए थे। और ये सारी जानकारी राज दरबार से किनको पहुंचाई जा रही थी, गोरखाओं को पहुंचाई जा रही थी। ये कुमाऊं में इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, भाई भाई एक दूसरे को मारने पर उतारू है, तो इन्हीं चीज़ों का गोरखाओं ने फ़ायदा उठाया और हमारे कुमाऊं को अधीन कर लिया इन्होंने 1790 में। तो तभी कहते हैं एकता में शक्ति। व्यक्ति अगर एक रहेगा, मिलकर रहेगा, तो वो सदैव आगे बढ़ेगा, अन्यथा कोई भी उस पर आक्रमण कर देगा और उसका राजपाट, उसकी शांति, सारी चीज़ों में छीन लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, गोरखाओं का प्रशासन देखते हैं। सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब गोरखाओं का जो शासक था वो नेपाल में शासन करता था, यानी जो राजा होता था वो तो नेपाल में शासन करता था। अब अपना कुमाऊं और गढ़वाल वाला क्षेत्र भी उन्होंने देखना है जो वे जीते हैं। तो कुमाऊं और गढ़वाल में उनके जो क्षेत्र देखने के लिए होते थे उन्हें गवर्नर कहा जाता था, और इन्हीं गवर्नरों को सुब्बा या सूबेदार भी कहा गया है, सुब्बा या सूबेदार भी कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है, जो गढ़वाल पर और कुमाऊं पर इन्होंने आक्रमण किया था गोरखाओं ने, तो इनका सहयोगी प्रमुख व्यक्ति कौन था, आपने याद रखना है, हर्षदेव जोशी या हरकदेव जोशी जी थे, आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद गोरखाओं के जो कुमाऊं में सूबेदार बने वे कौन कौन बने, जैसे जोगा मल शाह बने, काजी नरसाई बने, चौतरिया बमशाह बने, ये अंतिम थे 1806 से 1814 के बीच में और भी बने थे, मैंने कुछ एक प्रमुख लिखे हैं। तो जोगा मल शाह कुमाऊं में बने हुए पहले सूबेदार थे। ये हाल ही में हमारे उत्तराखंड में परीक्षा हुई है, उसमें पूछा गया सवाल है, तो आपने याद रखना है। अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोरखाओं के समय में भूमिधर यानी जिनके पास जमीन होती थी, जमीन के मालिक होते थे, जंगल के जो मालिक होते हैं उनसे कर वसूला जाता था, जबकि जो शिल्पकर्मी होते थे उनसे कर नहीं वसूला जाता था, उनसे काम लिया जाता था, काश्तकारी का काम लिया जाता था, यानी उनसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गोरखा जो हैं शिल्पकर्मी जो होते थे उन्हें क्या कहकर पुकारते थे, उन्हें कामी कहते थे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो व्यक्ति टैक्स चुकाने में असमर्थ होते थे यानी हीला हवाली करते थे, ये एक शब्द प्रयोग हुआ है हमारी किताब में, हीला हवाली करते थे, तो गोरखा क्या करते थे, उन्हें रोहिलखंड बरेली के ताश बिक्री केंद्र में ले जाते थे, यानी वहाँ उनको बेच दिया जाता था। और ये जिन बाजारों में इनको बेचते थे, ब्राह्मण दासों को उन बाजारों में कठुआ कहा जाता था। अब गोरखाओं के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं, ये ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कौन कौन से ब्राह्मण, पांडे, उपाध्याय और मिश्र, केवल इन्हीं ब्राह्मणों का ये सम्मान करते थे गोरखा, और किसी का सम्मान नहीं करते थे। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान भाषा में समझाने का मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट हम देख चुके हैं। अब देखते हैं गोरखाओं की न्याय प्रणाली के बारे में। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, अब इन्हीं वजह से मैं
और हमने थंबनेल भी बनाया है कि क्या गोरखा अत्याचारी थे या कैसे थे, क्या थे। अब इन जो इनकी सजाएं होती थी, इनकी न्याय प्रणाली होती है, उनसे आप खुद ही डिसाइड करें कि गोरखाओं को अच्छा कहा जाए या बुरा कहा जाए। तो मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा, यहाँ पर छोड़ा जाता है कि आप उनको कैसा माने, क्या माने। तो गोरखाओं के समय पे अल्मोड़ा में एक न्यायालय होती थी जिसके न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। वैसे अगर इनकी प्रोसेस में अगर बताऊं, जैसे माना, जैसे अभी आज के परिप्रेक्ष्य में बताऊं, जैसे ग्रुप ए का कोई अधिकारी है तो अपने माना ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी उसके अधीनस्थ कोई अन्य अधिकारी हैं, तो बड़ा अधिकारी अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके फैसले सुना सकता था। यानी कोई माना कोई 50,000 तनख्वाह वाला है, खाली मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो किसी की माना 40,000 तनख्वाह है, कोई 30,000 तनख्वाह, 20,000 तनख्वाह वाला कोई व्यक्ति है, तो बड़े अधिकारी को अपने अधीनस्थ अधिकारी से रिलेटेड कोई अगर मामला होता है, कोई सिविल मामला होता है या फौजदारी का मामला होता है, तो उसको सुनाने का पूरा अधिकार दिया गया था। आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और गवाही के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या होता था, महाभारत का एक भाग है हरिवंश, उसकी कसम दिलाई जाती थी गवाही के तौर पे। अगर गवाही देने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, माना कोई घटना हो जाती है, कोई क्राइम हो जाता है, तो गवाही देने के लिए अगर कोई मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर एक दिव्य या दीप नाम की एक क्या होती थी, परीक्षा ली जाती थी। अब ये दीप कितने प्रकार के थे वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। गोरखाओं के समय किसी वाद विवाद को हल करने के लिए कोई चश्म, देखिए ये लिखा भी है मैंने, चश्मदीद न मिले तो व्यक्ति को दिव्य नाम की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता था। ये कितने प्रकार की होती थी, ये 3 प्रकार की होती थी। तो इनके नाम क्या क्या हैं, गोला दीप, तराजू का दीप और कढ़ाई का दीप। अब गोला दीप में क्या होता था, इसमें एक हाथ में गर्म लोहे का डंडा पकड़कर कुछ दूर तक चलना होता था। गोला दीप में अगर हाथ जले तो आप दोषी हैं, नहीं जले तो निर्दोष हैं। अभी कैसी सजा हुई, बिल्कुल बेवकूफ़ाना सजा। इसके बाद अगली सजा है कढ़ाई दीप। अब इसमें क्या होता था, कढ़ाई में जैसे उबलता हुआ कोई तेल है, उसमें आपने हाथ डालेंगे, जिसको अपराधी माना जाएगा या तो उस व्यक्ति के हाथ तेल में डाले जाते थे। अगर हाथ जल गया तो आप दोषी हैं, और हाथ नहीं जला है तो आप निर्दोष हैं। अब देखिए ऐसी सजाएं थी। इसके बाद आता है तराजू का दीप। अब इसमें क्या होता था, जैसे कोई दोषी व्यक्ति है तो उसको तराजू में तोला जाता था, यानी उसके वजन के बराबर क्या, जैसे शाम के टाइम पे क्या है, उसका वजन किया जाएगा पत्थरों के माध्यम से। फिर उन पत्थरों को किसी सुरक्षित जगह पे रख दिया जाएगा और अगले दिन उसका वजन फिर से तोला जाता था। अगर दूसरे दिन वह व्यक्ति अगर भारी हो जाता है पिछले दिन के मुकाबले, माना शाम को उसका वजन 100 किलो था, अगले दिन जब उसका वजन हम करेंगे, माना उसका वजन बढ़ जाता है, 101 102 हो गया, तो वो निर्दोष होगा। यदि 100 से कम हो गया तो वो दोषी होगा। देखिए कैसे इडियट सी बिल्कुल सजाएं थी ये, कैसे देश चलेगा। ऑब्वियस बात है, वो दूसरी जगह पे राज कर रहे हैं तो उनका भला क्यों सोचेंगे भी, आप सोच सकते हैं। आप खुद ही डिसाइड करें कि गोरखा अच्छे थे, कैसे थे, क्या थे। मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है, एग्जाम पर सारे फैक्ट भी कवर करा दिए हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, आपने याद रखना है। देहरादून के गुरु रामराय मंदिर के एक महंत थे हरसेवक जी, उनको भी हत्या के आरोप में कड़ाई दीप से गुजरना पड़ा था, जिससे महंत जी के हाथ जल भी गए थे। बाद में उनको बहुत ज़्यादा पेनल्टी भी चुकानी पड़ी थी, इसकी भारी दंड देना पड़ा था। अब आते हैं प्रसिद्ध इतिहासकार, हमारे एटकिंसन जी आते हुए बताते हैं कि जो दीप या दिव्य वाली जो हमारी परीक्षाएं ली जाती थी, वो 4 प्रकार की सजाएं होती थी। जैसे तीर का दीप, कालो हल्दो दीप, बौकाटी हरिया का दीप या घात का दीप। एटकिंसन ने कितने प्रकार के दीप बताए हैं, 4 प्रकार के। अब क्या होता था, तीर के दीप में क्या होता था, जैसे अभियुक्त हैं उसे पानी के तालाब में, जैसे तीर के इस दिव्य में क्या होता था, जो भी अभियुक्त या आरोपी होगा, पानी के तालाब में अपना सिर तब तक उसे डुबाए रहना पड़ता था जब तक कि दूसरा व्यक्ति छोड़े गए बाण के उसके पास से गुजरकर वापस ना आ जाए। यानी 2 व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति को पानी में डुबाया, फिर इन्होंने एक तीर छोड़ा, ठीक हो गया, माना यहाँ से यहाँ तक तीर छोड़ा है, तो दूसरा व्यक्ति उस तीर के पास पहुंचेगा, उस तीर को लेकर पहले पॉइंट पर वापस आएगा। उसके वापस आने तक इस पहले व्यक्ति ने डूबना नहीं है। इस प्रकार की सजा। आप बताइए। इसके बाद अगली सजा आती है बौकाटी। बौकाटी का मतलब होता है तैरना। अब इसमें क्या होता था,
इसमें दोनों पक्षों की तरफ से एक एक लड़के को पकड़ा जाता था, वादी और प्रतिवादी की तरफ से उनको पानी में डुबाया जाता था। और बच्चे भी कौन से पकड़े जाएंगे? जो बौं काटने यानी तैरने में असमर्थ होते थे। जो देर तक जीवित रहेगा उसे क्या माना जाता था? निर्दोष माना जाता था, यानी वो विजयी घोषित हो गया, आप ये मान के चलिए। अब आता है सबसे घटिया सजा इनकी, घात का दीप, जो अभी भी चलती है। उससे पहले मैं आपको कालो हल्दू दीप के बारे में बता देता हूँ। अब इसमें क्या है, काली हल्दी की जड़ खाने के लिए दी जाती थी। किसको दी जाएगी? जो जिस पर आरोप लगे हैं, क्राइम करने के आरोप लगे हैं, उसको दी जाएगी। और अगर काला हल्दी खाने के बाद भी अगर वो बच जाते हैं तो वो निर्दोष है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब बढ़ते हैं, अगला द्वीप जो एटकिंसन जी बताते हैं घात का द्वीप था। अब ये आज भी प्रचलित है। इसमें क्या होता था, जैसे न्याय के देवता हमारे गोलू देवता हैं, जैसे कोटगाड़ी हैं, इनके मंदिर में क्या है, रुपया मिट्टी को रखा जाता था मंदिर के सामने। अब कोई व्यक्ति जो खुद को निर्दोष समझता था वो यहाँ से इन चीज़ों को उठाएगा, मिट्टी या कागज वागज जो भी रखा हुआ यहाँ पे। अब मंदिर में क्या होता था, वही ऑब्वियस बात है भैया, ये जो मिट्टी हमने रखी है, रुपया रखा है, इसको उठाएगा कौन? जो व्यक्ति निर्दोष होगा, यानी जिसे बिल्कुल डर नहीं होगा, उसको पता है कि वो सही है वो गलत है। अब जैसे व्यक्ति ने उठाया, उठाने के भीतर क्या देखा जाता था, अगर 6 माह के अंदर उसके यहाँ अगर कोई बुरी घटना साबित नहीं हुई, कोई जनहानि नहीं हुई, या देवी प्रकोप या किसी प्रकार का देवताओं का कोई प्रकोप अगर नहीं हुआ उसके घर में, जिस व्यक्ति ने यहाँ से रुपया पैसा जो भी उठाया था मंदिर के सामने से, तो उसे अगर 6 माह के अंदर उनके यहाँ से कोई किसी भी प्रकार की कोई जनहानि न हो, तो उस व्यक्ति को क्या माना जाता था? निर्दोष माना जाता था। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं गोरखा सेना के बारे में। गोरखा सेना जो थी वो 2 प्रकार की होती थी, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्थायी सेना जो है वो केवल 1 वर्ष के लिए होती थी। अब सेना 2 प्रकार की थी, उनके नाम जागरिया या जागचा, ढागरिया या ढाकचा। तो पहली बार सेना में शामिल होने वाले सैनिक जागरिया कहलाते थे, दूसरी या तीसरी बार पुनः सेना में शामिल होने वाले सैनिक ढाकचा कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं। गोरखा साम्राज्य पूर्व में मीची नदी से लेकर पश्चिम में काली नदी तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। और गोरखाओं का जो प्रमुख हथियार था, इसका नाम था खुकुरी। और इसका निर्माण कौन करता है? इन्हीं के नेपाल के नेवार जाति के लोहार इसका निर्माण करते थे। तो खुकुरी किनका प्रमुख हथियार था? गोरखाओं का। इसके अलावा अन्य हथियार अगर देखें तो खाड़ा नाम का एक हथियार होता था इनका, भुजाली नाम का एक हथियार होता था। तो सारे फैक्ट आपने नोट्स बनाते हुए चलने हैं। आगे बढ़ते हैं। 1815 में गोरखा व अंग्रेजों के मध्य कलंगा देहरादून की लड़ाई में गोरखाओं ने असीम साहस दिखाया था। तो अंग्रेजों ने इन्हीं की याद में कलंगा देहरादून में एक स्तंभ स्मृति बनाई थी, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था? बलभद्र सिंह थापा ने, जबकि अंग्रेजों का नेतृत्व किया था गिलेस्पी ने। इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। गोरखाओं से कैसे युद्ध हुआ है, कैसे इनका पतन हुआ, वो अंग्रेजों से कैसे युद्ध हुआ था, इनका पतन कैसे हुआ था, तो वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी अगले वीडियो में। अब बढ़ते हैं गोरखाओं की कर प्रणाली की तरफ। गोरखा जो थे, इन्होंने ब्राह्मणों पर एक कर लगाया था जिसे कहा जाता था कुसही कर। क्या कहते थे? कुसही कर कहा जाता था, जो कि 260 नाली से अधिक जमीन रखने वाले ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। 260 नाली को जूलिया में कितना कहा जाता था? 13 जूलिया। और यहाँ पर टैक्स कितना लिया जाता था? 5 रुपये प्रति माह। अगला देखते हैं पुंगाड़ी कर। यह एक प्रकार का भूमि कर था। मांगा कर, इसमें क्या होता था? यह प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था। इसके बाद आता है पगड़ी कर। पगड़ी कर में जमीन जायदाद के हस्तांतरण पर लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था, जैसे आजकल रजिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद आते हैं सोनिया फागुन कर, उत्सवों का खर्च जिसमें भैंस और बकरे दिए जाते थे। अगला देखते हैं टान कर, जिसे तान कर या कपड़ा कर भी कहते हैं। इसके बाद आता है मिझारी कर, यह शिल्पकर्मियों या जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं सुवांगी दस्तूर।
बीसी जमीन पर लिया जाने वाला कर जो कितना लिया जाता था, 1 रुपया लिया जाता था। इसके बाद आता है मरो कर, पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर था यह मरो कर। इसके बाद आता है रहता कर, ग्राम छोड़कर भागे हुए लोगों पर यह कर लगाया जाता था। इसके अलावा कुछ अन्य कर देखते हैं, जैसे तिमारी कर भी इनके टाइम पे लिया जाता था। गोरखाओं के टाइम पे तिमारी कर लिया जाता था, जिसमें फौजदार जो व्यक्ति होता था उसे 4 आना देना होता था। जिसमें फौजदार को कितना टैक्स देना होता था, 4 आना। 4 आना माने 25 पैसा। और सूबेदार को कितना देना होता था, सूबेदार को यहाँ पर टैक्स देना होता था 2 आना। कितना, 2 आना। अब एक टीका भेंट कर भी होता था, जैसे शादी आदि इत्यादि के अवसर पर लिया जाने वाला एक कर होता था, टीका या भेंट कर भी कहते हैं इसे। और तान कर, इसके बाद मिझारिया कर मैं आपको बता चुका हूं। एक और कर आता है बहता कर। बहता कर क्या होता था, जो छिपाई हुई संपत्ति है, अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति छिपाता है तो छिपाई हुई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर क्या था, बहता कर। इसके बाद आता है घी कर। घी कर क्या था, दुधारू पशुओं के मालिक से लिया जाता था। माना किसी व्यक्ति के पास दुधारू पशु हैं तो उनसे लिया जाएगा ये। मौकर के बारे में आपको बता चुका हूँ, प्रत्येक परिवार से 2 रुपया लिया जाता था। और इसी मौकर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम है घरई पिछही कर। पिछही कर। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हुए होंगे। अब अगले वीडियो में हम क्या क्या देखें, इसी के साथ साथ इसके पहले के जितने भी सारे वीडियो हैं वो ज़रूर देखें, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। टकराव के समय नेपाल का शासक तो ठीक हुआ जो भी था, अब उसी शासक के अधीन एक हमारे प्रधानमंत्री होते थे, नेपाल के प्रधानमंत्री, ये थे भीमसेन थापा। और इनकी नीति क्या थी, साम्राज्यवादी थे। साम्राज्यवादी मतलब अगर किसी का क्षेत्र इतना है वो इतने क्षेत्र में पड़ना, यानी अपने अगल बगल के क्षेत्र को भी हथियाना चाहता है। तो ऐसा करते करते ये लोग सिक्किम वाला पोर्शन भी हथिया चुके थे, बिहार का बहुत सारा पोर्शन हथिया चुके थे, और उत्तर प्रदेश वाला भी काफ़ी पोर्शन हथिया चुके थे लोग। तो इसी क्रम में, यानी अपनी साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए ही जो भीमसेन थापा, इन्होंने अंग्रेजों से गोरखपुर में 200 गांव छीन लिए थे। और इनके बीच का जो तात्कालिक युद्ध का कारण था, जो मेन रीजन बना इनके बीच के युद्ध का, वो था बुटवल प्रांत। ये बुटवल प्रांत जो है गोरखपुर में है, जो अंग्रेजों के अधीन था। वैसे तो एक राजा थे, पालिया के राजा, उनके अधीन था ये। तो पालिया के राजा को इन्होंने भगाया और इस प्रांत को अपने अधीन ले लिया। और पालिया वाला क्षेत्र किनके अधीन आता था, अंग्रेजों के अधीन आता था। तो इससे अंग्रेज नाराज हो गए थे। तो बुटवल प्रांत को अंग्रेजों ने कब कब्जाया, 1804 में। अब अप्रैल 1814 में उस समय के हमारे जो गवर्नर जनरल थे हेस्टिंग्स, इन्होंने अपना क्षेत्र वापस लेने के लिए अपनी सेना को आदेश दिया। यानी इन्होंने सोचा कि बिना युद्ध के भी हम काम कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से एक व्यक्ति गए थे शांति संदेश लेके। तो शांति वार्ता इनकी क्या हो गई थी, विफल हो गई। मेजर ब्रैडसो नाम के एक व्यक्ति हैं, ये गए थे शांति वार्ता करने के लिए, लेकिन शांति वार्ता विफल हो गई, यानी गोरखाओं ने अपमान कर दिया। तो अप्रैल 1814 में ही अंग्रेजों ने बुटवल प्रांत पर हमला कर दिया और बुटवल प्रांत यानी गोरखपुर वाला एरिया वे जीत गए। अब इसके कुछ समय बाद ही 29 मई 1814 को गोरखाओं ने पुनः बुटवल पर आक्रमण कर दिया और कई अंग्रेजों को बिल्कुल मार काट कर दिया, बहुत भयानक तरीके से उनको मारा। अब इससे गवर्नर जनरल बहुत क्रुद्ध हो गए। तो नवंबर 1814 को गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, या इनका नाम एक मोयरा भी मिलता है, मोयरा भी कहते हैं इनको, लॉर्ड मोयरा, इन्होंने ये गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखते हैं आगे का घटनाक्रम। अब इन्होंने युद्ध करने के लिए क्या करा, इनकी प्लानिंग क्या थी। तो इन्होंने अपनी सेना को 4 हिस्सों में बांटा। तो पहला हिस्सा जो था मेजर जनरल मार्ले के अधीन था। इन्हें आदेश दिया गया कि बिहार के रास्ते आप काठमांडू पर हमला करेंगे। दूसरी सेना बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे मेजर जनरल वुड, और इन्हें गोरखपुर यानी बुटवल वाले क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया गया। तीसरी सेना इन्होंने नियुक्त करी मेजर जनरल गिलेस्पी की अध्यक्षता में, और इन्हें खलंगा किले और नाला पानी के किले पर आक्रमण करने के लिए रखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो सक्सेसफुल रहे वे आते हैं, जो चौथी सेना उन्होंने बनाई थी मेजर जनरल ऑक्टरलोनी की अध्यक्षता में।
इन्हें सतलज और यमुना तट से गोरखाओं पर हमला करने के लिए आदेश दिया गया। अब देखते हैं युद्ध किस प्रकार आगे बढ़ा था, वही महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखते हैं। तो सबसे पहला हमला खलंगा किले पर किया गया, जो कि देहरादून में स्थित है। गोरखाओं का नेतृत्व उस किले में कौन कर रहा था? बलभद्र सिंह थापा। लगभग 100-200 या 300 के आसपास यहाँ पर गोरखा सैनिक थे। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गिलेस्पी कर रहे थे। इनकी तो बहुत बड़ी सेना थी। अब गिलेस्पी ने 25 अक्टूबर को भी कोशिश करी इस पर आक्रमण किया 1814 में, 26 अक्टूबर को भी आक्रमण करा, 31 अक्टूबर को भी आक्रमण किया, लेकिन इसके तीनों आक्रमण क्या हो गए? विफल हो गए। अब तीनों आक्रमण विफल हो गए तो दिक्कत क्या हुई? इसी आक्रमण के दौरान गिलेस्पी का निधन हो गया। यानी गोरखाओं की वीरता की वजह से गिलेस्पी का निधन हो गया, और इनकी वीरता को अंग्रेजों ने भी सराहा था। और बाद में फिर इन्होंने दिल्ली से एक बड़ी सेना भेजी, बहुत बड़ी सेना, लगभग इनके 60-70 करीब सैनिक बचे हुए थे, और अंग्रेजों ने आसानी से ये वाला किला जीत लिया था। लेकिन गोरखाओं का अदम्य साहस देख के वे भी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए थे। और गोरखाओं ने अदम्य साहस दिखाया था, उससे रिलेटेड 2 स्मारक भी प्राप्त होते हैं हमारे खलंगा देहरादून से। और खलंगा जीतने के बाद अंग्रेजों ने सूरगढ़ का किला भी जीता था, और वहां पर गोरखाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रबल भक्ति थापा। इसी के आसपास आगे अब जैसे ये वाला किला जीते तो गढ़वाल वाला पूरा क्षेत्र किसके अधीन आ गया है? ये पूरा क्षेत्र आ गया है अंग्रेजों के अधीन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का घटनाक्रम क्या हुआ? 25 अप्रैल 1815 को अल्मोड़ा पर इनका आक्रमण हो गया और ये क्षेत्र इन्होंने जीत लिया। 27 अप्रैल को 1815 को गार्डनर और बमसा यानी बमसा कौन थे उस समय के? ये मान के चलिए आप कुमाऊं के सेना नायक थे। इनके बीच एक संधि हो गई। 15 मई 1815 को अंग्रेज मलावगढ़ का किला भी जीत गए, और मलावगढ़ में ही मलावगढ़ की संधि होती है ऑक्टर लोनी और अमर सिंह थापा के बीच में। यानी यहां पर भी गोरखाओं ने हार मान ली थी। अब इस सारा कार्यक्रम होने के बाद ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो अब शांति वार्ता होती है। तो शांति वार्ता करने के लिए अंग्रेजों के साथ आए कौन? गोरखाओं के गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय। अब ये गजराज मिश्र कौन थे? उस समय के जो हमारे रण बहादुर शाह नेपाल के राजा थे, उनके राजवैद्य या गुरु भी कह सकते हैं आप। तो शांति वार्ता अंग्रेजों के बीच जो हुई थी, उसमें गजराज मिश्र, चंद्रशेखर उपाध्याय अंग्रेजों से मिले थे। अब इसके बाद का जो घटनाक्रम होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब होती है संगौली की संधि। संगौली की संधि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी संधि के बाद अगर इसकी डेट अगर मैं बताऊं आपको, ये डेट दी गई है कहीं कहीं किताब में 28 नवंबर 1815। अब संधि की क्या क्या शर्तें रखी गई थी? संधि की शर्तें रखी गई जैसे आप हमारे राज्य में नहीं आएंगे, यानी गोरखा अंग्रेजों के राज में नहीं आएंगे और अंग्रेज गोरखाओं के राज में नहीं आएंगे। इसी संधि के तहत अगली चीज अगर बताई जाए, सबसे पहली तो एक चीज उन्होंने ये करा, जैसे हमारा एक काली नदी है जो नेपाल और उत्तराखंड को अलग करती है, तो काली नदी वाला क्षेत्र माना ये है। तो गोरखाओं ने कहा हम इस तरफ रहेंगे, आप इस तरफ रहेंगे, यानी इस नदी के आर पार कोई नहीं आएगा। तो तभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक सवाल आता है इतिहास में कौन सा देश कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? तो नेपाल नहीं रहा, इसी संधि की वजह से। और क्या क्या रहा? और जितने भी क्षेत्र एक दूसरे के इन्होंने हथियाए थे वो सारे वापस किए गए। और इसी के साथ साथ काली और राप्ती नदी के तराई वाला क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। बुटवल को छोड़कर, बुटवल के आसपास वाला क्षेत्र छोड़कर राप्ती और गंडक एक नदी आती है यूपी में, गंडक की तराई वाली भूमि भी किसको दिया गया? अंग्रेजों को दिया गया। इसी के साथ साथ गंडक और कोसी के बीच की तराई वाली जो जमीन थी, गंडक और कोसी कहाँ पर? बिहार में, वो वाला क्षेत्र किसके अधीन आ गया? वो वाला क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया। और काली नदी के पश्चिम वाला क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया। यानी माना ये काली नदी है तो पश्चिम वाला क्षेत्र माने उत्तराखंड वाला क्षेत्र, और पूर्व वाला क्षेत्र गोरखाओं के अधीन। और इसी संधि के दौरान याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संगौली की संधि गजराज मिश्र और कर्नल बेट्सो के बीच में हुई। और इसी समय संधि के समय नेपाल का राजा कौन था? रण बहादुर शाह। अब रण बहादुर शाह जो था, इन्होंने ये जो संधि हुई थी इसको अस्वीकार कर दिया। अब क्या करेंगे अंग्रेज? अब अंग्रेज इन्हीं के खिलाफ चले जाएंगे, इन्हीं के देश में। अब वही घटनाक्रम हमने देखना भी है। 10 फरवरी 1816 को नेपाल पर इन्होंने पुनः आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में? ऑक्टर लोनी के नेतृत्व में। 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने संधि स्वीकारनी ही पड़ी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना विभत्स रूप दिखा दिया था। यहाँ पर बहुत सारे गोरखा सैनिक भी मारे गए थे। तो
अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बाद और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास। 30 नवंबर 1815 को खलंगा का किला जीत गए थे अंग्रेज। खलंगा कहाँ पर? देहरादून में। और ये क्षेत्र जीतते ही गढ़वाल वाला क्षेत्र किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन हो गया। अब अंग्रेजों ने क्या करा, जो गढ़वाल का पश्चिमी वाला उपजाऊ क्षेत्र था वो तो अपने अधीन ले लिया। शेष भाग किसको दे दिया? सुदर्शन शाह को दे दिया, क्योंकि सुदर्शन शाह के कहने पर ही ये गोरखाओं के खिलाफ लड़ने आए थे। एक रीज़न ये भी था, सुदर्शन शाह ने इनको बुलाया था, उन्होंने कहा था कि मैं आपको इतना धन दूंगा, आप इनको भगाइए यहाँ से। और दूसरा रीज़न था, अंग्रेजों ने उनके खिलाफ आक्रमण क्यों किया? वो बुटवल प्रांत, जहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज सैनिक इन्होंने मार दिए थे। 4 मार्च 1820 को संधि के अनुसार टिहरी सुदर्शन शाह के अधीन मानी गई, यानी जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने टिहरी रियासत को मान्यता दे दी थी 4 मार्च 1820 को। इसी के साथ महत्वपूर्ण कहानी हमारी समाप्त होती है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखने हैं। अमर सिंह थापा जब आए थे, जब हमने देखा 1790 में गोरखा कुमाऊं आ गए थे, कुमाऊं वाला क्षेत्र जीत गए थे, और 1804 में ये गढ़वाल वाला क्षेत्र जीत गए थे। तो गढ़वाल और कुमाऊं का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया था, आपने याद रखना है। गढ़वाल और कुमाऊं का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया अमर सिंह थापा को, अमर सिंह थापा को। अब इसी की सहायता के लिए अमर सिंह थापा ने अपनी सहायता के लिए एक व्यक्ति को नायब सुब्बा बनाया था, नायब सुब्बा। तो नायब सुब्बा थे इसके हस्तीदल चौतरिया, हस्तीदल चौतरिया। अगला फैक्ट देखते हैं। अब सर्वोच्च अधिकारी गढ़वाल का तो कौन था? अमर सिंह थापा। तो गढ़वाल में इसने अपना सेनापति बनाया, अमर सिंह थापा ने गढ़वाल में अपना सेनापति बनाया है रणधीर सिंह बसनियात, रणधीर सिंह बसनियात। ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब इसके बाद एक और सेना नायक आते हैं रणजोर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा। अब इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था? अब रणजोर सिंह थापा को हमारे मौला राम जी क्या कहते हैं? दानवीर कर्ण की उपाधि देते हैं। काफी विद्वान व्यक्ति थे, विद्वानों को आश्रय भी देते थे। और रणजोर सिंह थापा ने ही कुछ नए कर भी लगाए थे, जिनके बारे में पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ, इन करों के बारे में। और ये कर लगाए थे जैसे मौकर, डांकर, डांकर के बाद मझारी कर या मिझारी कर। इसी के साथ साथ आता है हमारा सलामी कर, सलामी कर के बाद आता है सोनिया फागुन कर। तो ये सारे कर किसने स्टार्ट करे थे? ये सारे कर स्टार्ट करे थे रणजोर सिंह थापा ने। और इन्हीं के टाइम पे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था। एक कढ़ाई दीप एक सजा होती थी इनके, दीप तो कई प्रकार के थे इनके। तो कढ़ाई दीप सजा सुनाई गई थी हरसेवक जी को हत्या के आरोप में। तो इन्हीं के टाइम पे हरसेवक जी को कढ़ाई दीप की सजा सुनाई गई थी। और नीति घाटी के जो भोटांतिक थे, यानी भोटिया जनजाति वाले थे, इन्हीं के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया था, नीति घाटी के भोटांतिकों ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हो रहे होंगे। अब देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट, जैसे अब गोरखाओं के अगर देवताओं के बारे में बात करें, गोरखाओं के जैसे कुछ अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। तो उन अभिलेखों, उन गोरखाओं की जो सनद हैं, सनद माने जो उनके अभिलेख हैं, उनमें ये पता चलता है कि ये दुर्गा पूजा किया करते थे, दुर्गा माता की पूजा किया करते थे। इसी के साथ साथ गोरखाओं की एक जनजाति है गुरुड़ जाति। कौन सी जाति? गुरुड़ जाति। तो गोरखाओं की जो गुरुड़ जाति है वो मोष्टा देवता को पूजती है, मोष्टा देवता को पूजती है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट आपने याद रखना है, रण बहादुर शाह जो शासक भी था, कुछ समय बाद ये क्या बन गए थे? सन्यासी बन गए थे। रण बहादुर शाह क्या बन गए थे? सन्यासी बन गए थे। तो इनका जब इन्होंने सन्यास लिया था, सन्यास ग्रहण करने के बाद इन्होंने कौन सा नाम धारण किया? तो इनका नाम रखा गया निर्गुणानंद, निर्गुणानंद। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। एक पुस्तक है रण बहादुर चंद्रिका, रण बहादुर चंद्रिका। अगर पूछा जाता है रण बहादुर चंद्रिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हमारे मौला राम जी, मौला राम जी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला एक पॉइंट ये पूछा जाता है कि भैया जो नेपाल के राजा थे वो किस वर्ण के थे? तो आपने याद रखना है वो राजपूत वर्ण के थे।
और कहानियों के अनुसार ये भी पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जब युद्ध हुआ था तो राजस्थान से कुछ राजपूत वर्ण के लोग भागकर पहाड़ी क्षेत्रों में आए थे। तो पहाड़ी क्षेत्र से आगे बढ़ते बढ़ते ये जो राजपूत वर्ण है कहाँ पहुँचे, नेपाल में पहुँचे। तो नेपाल में ही इन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया था।